अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम फंडामेंटल राइट्स फिर से पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें आपने देखा होगा कि हमने फंडामेंटल राइट्स को डिफ़ाइन किया, फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स बताए और लास्ट लेक्चर में मैंने आर्टिकल 12 और 13 को एक्सप्लेन किया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 14। एज यू नो आर्टिकल 14 to 18 डील्स विद राइट टू इक्वलिटी। इसमें टोटल 5 आर्टिकल्स है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17 and last one is article 18. All these articles deals with right to equality. अब जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 क्या कहता है राइट इक्वलिटी को लेके, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो जो आर्टिकल 14 है इसमें दो एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल किया गया है। The first one is equality before law and the next one is equal protection of law within the territory of India. जो equality before law है, this concept has been taken from the Constitution of England and this one is considered as negative. Negative in the sense क्योंकि इसमें किसी खास तबके को या किसी खास कम्युनिटी को या किसी खास इंडिविजुअल को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाता है, उसको स्पेशली ट्रीट नहीं किया जाता है। बट होता क्या है, ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वली ट्रीटेड बाय द लॉ और ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल बिफोर द आईज ऑफ लॉ। तो इस वजह से ये नेगेटिव माना जाता है क्योंकि इसमें किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। अब जो दूसरा कंसेप्ट है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है हर उस शख्स को उसी हिसाब से ट्रीट किया जाए जैसा वो डिजर्व करता हो। मीन्स इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली और द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मतलब जो जैसा है, जो जिस ट्रीटमेंट के लायक है उसको उसी हिसाब का ट्रीटमेंट, उसी तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। अब रहे ये दो कंसेप्ट, दो एक्सप्रेशंस, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके बारे में एक जजमेंट आया है वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट से। द केस वाज बिटवीन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली। तो इसमें जजमेंट आया कि दैट बोथ दिस कंसेप्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। मतलब कि हम इनको जुदा नहीं कर सकते, इन दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। अगर हम एक को अलग करते हैं तो दूसरा फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकता है। उल्टा होगा ये कि अगर हम एक ही कंसेप्ट को लेके चलेंगे तो इनजस्टिस होगा। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हम इन दो में से एक को वायलेट करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि दूसरा वायलेट न हो। मतलब कि अगर हम एक को वायलेट करेंगे डेफिनेटली दूसरा भी वायलेट होगा। तो ये हम आगे चलकर अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर जेनिंग्स क्या कहते हैं। डॉक्टर जेनिंग्स का मानना है कि जब भी हम इक्वलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तो पहले हमें देखना चाहिए कि जिन लोगों को हम इक्वलिटी देने जा रहे हैं, इक्वलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, क्या वो इक्वल है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो इंडिविजुअल है, एज पर देयर हाइट इज कंसर्नड, एक लंबे कद का है और एक छोटे कद का है। वो एक दीवार क्रॉस करना चाहते हैं जिसकी हाइट दोनों के लिए सिमिलर है। वो इस दीवार को क्रॉस करना चाहते हैं, वो इस वॉल को क्रॉस करना चाहते हैं। अब क्या है कि वो इस वॉल को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस वॉल की जो हाइट है वो उनसे ज़्यादा है। दैट इज़ वाई वो इस वॉल को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अब हमने क्या करा, हमने इनको टूल्स प्रोवाइड किए, टूल्स ऑफ सेम साइज। दोनों जो दो टूल्स हमने उनको प्रोवाइड किए उनकी हाइट सेम थी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, क्या ये जस्टिस है? आपका आंसर डेफिनेटली नेगेटिव होगा, नहीं, क्योंकि ये कॉमन सेंस है। ये जो हमने इनको टूल्स प्रोवाइड किए, इससे जो लंबे कद का बंदा है, जो लंबे कद का इंडिविजुअल है, उसको फ़ायदा मिलेगा और जो छोटे कद का इंडिविजुअल है उसको कोई भी बेनिफिट इस टूल से नहीं मिलेगा। तो मतलब ये कि हमने उनको इक्वलिटी प्रोवाइड की लेकिन हमने उनको जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया। डॉक्टर जेनिंग्स का मानना है कि आप इनको इक्वलिटी दे रहे हो सॉरी, लेकिन ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इक्वलिटी तो एक तरफ आप इनको दे रहे हैं लेकिन ये सरासर नाइंसाफ़ी है क्योंकि इस टूल से इस छोटे कद के इंसान को
कोई भी बेनिफिट नहीं मिल सकता है। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 2 लेबर आते हैं, 2 मजदूर आते हैं। एक की उम्र है 25 साल एंड द सेकंड वन इज 75 ईयर्स ओल्ड। अब ये काम करने आते हैं, मैं उनको वज़न उठाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं उनको 50-50 केजी का वज़न उठाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपसे मैं फिर से एक बार सवाल पूछता हूँ, क्या मैं जस्टिस प्रोवाइड कर रहा हूँ? तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि अगर हम देखें जो 75 साल का बुजुर्ग है, एज पर हिज फिजिकल स्ट्रेंथ इज कंसर्नड, वो 25 साल के जवान के बराबर नहीं है। यानी कि वो उतना वजन नहीं उठा सकता है जितना कि 25 साल का जवान उठा सकता है। तो यहाँ पर हम इनको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये कंसिडर कर रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन हम जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है। ये डॉक्टर जेनिंग्स असल में यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों एग्जाम्पलों से हमें ये बात समझ में आती है, हम जब भी इक्वलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करें तो हमें पहले सिचुएशन को देखना है। जब हम सिचुएशन को देखेंगे तब भी ऐसा हो सकता है कि हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि जहाँ पर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे या कंसिडर करने की कोशिश करेंगे या लोगों को इक्वली ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी, या ये जो कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको भी जहन में रखना है। जब हम दोनों को जहन में रख के चलेंगे तब हम जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं, तब हम इक्वालिटी के साथ साथ जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको और एक एग्जांपल दूँ जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स में हम सुनते आ रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहता है, मैन वर्सेस वुमन। मतलब ये जो मसला है, आप देख रहे हैं कि वुमन कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं कि हमें इक्वली ट्रीट किया जाए। अगर यहाँ पे आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो फिर हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों, हमें इक्वली ट्रीट क्यों नहीं किया जा रहा है? लेकिन एक मसला है यहाँ पे, इन्हें ये बात खुद भी समझ में नहीं आ रही है कि अगर लॉ ने इनको इक्वली ट्रीट करना शुरू किया तो ये खतरे में पड़ जाएंगे, फिर इनको प्रॉब्लम होगी, फिर इनको भुगतना पड़ेगा, फिर इनकी जितनी भी रिजर्वेशंस है या जिसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं या फेवरेबल डिस्टिंक्शन कहते हैं, फिर ये फेवरेबल डिस्टिंक्शन नहीं होगी, फिर ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। फिर इनको मर्दों के साथ इक्वली कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, मर्दों के साथ compete करना पड़ेगा। जबकि फैक्ट ये है, जब हम नेचर को देखते हैं, क्योंकि ये नेचर को चैलेंज करते हैं, जब हम नेचर को देखते हैं तो मैन एंड वुमन आर नॉट इक्वल एज पर देयर फिजिकल स्ट्रेंथ इज कंसर्न। या अगर हम वो साइकोलॉजिकल फैक्टर या इमोशनली भी देखेंगे तो ये जो मर्द और औरतें हैं ये यकसा नहीं है। ये बात अलग है कि स्टेटस में दोनों इक्वल है, एज पर स्टेटस इज कंसर्न बोथ मैन एंड वुमन आर इक्वल। हम ये नहीं कह सकते अगर हमारे घर में 2 बच्चे हों, एक लड़का हो और एक लड़की हो, हम लड़के को ये नहीं कह सकते कि आप आइए, आप खाना खाइए, और लड़की से हम ये कहेंगे कि नहीं आपको खाना नहीं मिलेगा। या इसी तरह लड़के के लिए नए कपड़े लाएंगे, उसको नए कपड़े पहनने के लिए देंगे, और लड़की को डिनाई करेंगे, उसको नहीं देंगे। ये इनजस्टिस है, ये नाइंसाफ़ी है, ये दकियानूसी सोच है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि स्टेट्स में दोनों बराबर है। लेकिन अगर इक्वल ट्रीटमेंट की बात करेंगे हम, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करेंगे हम, तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब मैं आपको इस तरह ये बात बताता हूँ, एक्चुअली में ये मेरी अपनी बातें नहीं है, ये थ्योरिस्ट्स और एनालिस्ट्स का मानना है। एक्चुअल में थ्योरिस्ट्स का मानना है कि ये जो मुहिम चल रही है, ये वुमन डिमांड कर रही है, इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है, इसके पीछे रिच पीपल का हाथ है। दे थिंक दैट दीज वुमन आर एक्चुअली द प्रोडक्ट्स इन द हैंड्स ऑफ रिच पीपल। वो इनको मार्केट में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करेंगे हॉलीवुड की, हम बात करेंगे बॉलीवुड की, फैशन इंडस्ट्रीज़ की हम बात करेंगे, पॉर्न इंडस्ट्रीज़ की हम बात करेंगे, या जो बाकी फील्ड्स है उनकी बात करेंगे, अगर हम उनमें से औरतों को निकाल के लाते हैं तो ये जो सारा धंधा है ये बंद पड़ेगा, ये बंद हो जाएगा, फिर ये काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि इन तमाम फील्ड्स में जो मेन रोल करता है, जो मेन रोल प्ले करता है, वो वुमन है।
अब अगर वुमन एक तरफ ये डिमांड करते हैं कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, तो फिर ये इस चीज़ को डिनाई क्यों नहीं करते? जब हम बस में चढ़ते हैं वहाँ पर लिखा होता है दीज सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमन। या इसी तरह जब हम बैंक के ओर जाते हैं, एटीएम के ओर जाते हैं, तो वहाँ पर इनके लिए अलग अलग से लाइन बनाई जाती है, इनके लिए अलग वो एटीएम बूथ बनाया जाता है, और वहाँ पे लिखा होता है कि ये औरतों और सीनियर सिटीजन्स के लिए है। या इसी तरह फिर इनको चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है। फिर किस लिए? फिर ये उसको डिनाई क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर ये साफ होता है ना कि सबसे पहले जो लॉ मेकर्स है वो इनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वो ये साबित करते हैं कि ये जो औरतें हैं, ये जो वुमन हैं, ये मर्दों के बराबर नहीं है, इसलिए इनको हर जगह रिजर्वेशन मिलती है। और दूसरा ये कि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, इन्हें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करनी चाहिए। अब जब ये प्रोटेस्ट नहीं करते हैं तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं दैट वी आर नॉट इक्वल विद मैन, दैट वी आर इन्फीरियर इन मनी फील्ड्स एज पर दैट वी आर इन्फीरियर इन मनी फील्ड्स एज पर द स्टेटस और एज पर द ट्रीटमेंट ऑफ लॉ इज कंसर्नड। जहाँ तक लॉ के ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो हम मर्दों के बराबर नहीं है बहुत सारे फील्ड्स में, लेकिन जहाँ तक स्टेटस का ताल्लुक है तो ये जो वुमन है ये इक्वल है। अब अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेटली आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि बाकी बाकी जो फील्ड्स है या जो बाकी जो हमारे यहाँ ये कम्युनिटीज़ है उनको रिजर्वेशन दी जाती है, वो इसलिए क्योंकि वो अभी बॉटम में है। यहाँ बॉटम से उठाने के लिए, इनको यहाँ तक लाने के लिए इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है, इन्हें सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन दी जाती है। मतलब अगर हम बैकवर्ड क्लास की या डाउन ट्रोडन पीपल की अगर हम बात करेंगे, जो ये बैकवर्ड क्लास होते हैं, बैकवर्ड एरिया के होते हैं, दे डोंट हैव द एडुकेट और द सफिशिएंट फैसिलिटीज, दे डोंट हैव द मैग्डमाइज्ड रोड्स, दे डोंट हैव द हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। तो इनके वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती है। यहाँ तक कि अगर हम तालीमी मियार उनका देखें तो वहाँ पे हमें कोई गेजेटेड ऑफिसर भी नहीं मिलता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर सरकार इनको बैकवर्ड करा देता है। लेकिन ये मसला जो है ये 20 साल, 30 साल, 40 या 50 या 60 साल के बाद ये मसला ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर ये मसला बिल्कुल ये वाला जो मसला है इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जब इनको हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, रोड्स बनाएंगे, तो ये लोग यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच सकते हैं, ये लोग यहाँ से उठ के इन लोगों के साथ कम्पीट कर सकते हैं। इसलिए इनको रिजर्वेशन दी जाती है बहुत सारे फील्ड्स में। लेकिन अगर हम औरतों की बात करें, चलो ठीक है, इनको रिजर्वेशन मिलती है, इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए असम्बलीज़ में, इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए पार्लियामेंट में, जहाँ तक ठीक है, क्योंकि उन जगहों में इनकी तादाद, औरतों का तादाद कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बोझ उठाने की, अगर हम इसी तरह इन टूल्स की बात करेंगे, अगर हम उस तरह इक्वली ट्रीट करना शुरू कर देंगे, तो ये जो औरतें हैं ये खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इनको सोचना चाहिए कि हमें किस जगह या किस फील्ड में किस तरह की डिमांड्स करनी चाहिए। तो ये इन डिटेल में इसलिए बताना पड़ा क्योंकि ताकि आप लोग ये अच्छे से समझ पाओ। तो अब प्रोफेसर डाइसी जो है, प्रोफेसर डाइसी का मानना है कि ये जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ इज एक्चुअली ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एक्चुअली द रूल ऑफ लॉ और द सुपरमेसी ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है सुपरमेसी ऑफ लॉ और सुप्रीमनेस ऑफ लॉ। अब लॉ के ऊपर कोई नहीं है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या अदर डिपार्टमेंट्स हो, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। That is why Supreme Court has declared the rule of law as the basic feature of the Indian Constitution. Thus, the Parliament cannot alter or change the basic feature that is the rule of law through an amendment under Article 368. ये आप याद रखिए, आर्टिकल 368 के तहत बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये जो रूल ऑफ लॉ है इसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ तक हमने देखा, मैंने आपसे यहाँ तक बताया इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको मैंने थोड़ा सा वहाँ पे डिफाइन किया, फिर एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल्स के साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी किया। 2 इंडिविजुअल्स के एग्जांपल मैंने दी, 2 लेबरर्स के एग्जांपल मैंने दी, मैन और वुमन के एग्जांपल मैंने दी। तो अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल उठता होगा कि अगर ऐसा है तो फिर ये जो वुमन है उनको रिजर्वेशन क्यों दी जाती है?
अगर ऐसा है तो फिर जो मिलिट्री है, जो आर्म्ड फोर्सेस है, जो पुलिस फोर्स है, तो उनको फिर स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों दिए जाते हैं? ये इसमें एक्सेप्शंस है। एक्चुअल में एक्सेप्शंस इस तरह है, इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन होती है। इसमें दो टर्म्स है। जो आर्टिकल 14 है ये यहाँ पे हमें दो टर्म्स के बारे में बताता है। एक है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, दूसरा है क्लास लेजिस्लेशन। जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है उसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो मिलिट्री फोर्स है उनको हम स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स है उनके लिए एक अलग अपना काउंसिल होता है, उसमें उनको स्पेशल प्रिविलेज मिल सकते हैं। या इसी तरह जो हमारे यहाँ लॉयर्स है उनको स्पेशल प्रिविलेज मिल सकते हैं। उनके लिए बार काउंसिल होता है, अलग तरह से कवानीन होते हैं, या मिलिट्री के लिए अलग तरह से कवानीन होते हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिल सकती है। अब अगर हम इसी तरह बात करेंगे वुमन की, या इसी तरह बात करेंगे शेड्यूल्ड कास्ट्स की या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, जो मैंने अभी आपको बताया, इनको ऊपर उठाने के लिए इस तरह की रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है अंडर आर्टिकल 14। लेकिन जहाँ तक यहाँ ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इसकी मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट जॉब के लिए क्राइटेरिया रखते हैं, मतलब 55% मार्क्स होने चाहिए, या 60% मार्क्स होने चाहिए, या इस तरह एज लिमिट 30 होना चाहिए, या एज लिमिट 35 होना चाहिए। तो इस तरह का क्राइटेरिया, इसको रीजनेबल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इस तरह की क्लासिफिकेशन की जा सकती है। लेकिन दूसरा है क्लास लेजिस्लेशन। क्लास लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि मनमानी करना, कहीं लॉ मेकर्स मनमानी ना करें, इसमें ये भी है, इसको प्रोहिबिट किया गया है। क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट किया गया है। इस क्लास लेजिस्लेशन में क्या होता है, जो लॉ मेकर्स होते हैं ये कभी कभार किसी पर्टिकुलर कास्ट या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं, उसको वो अनड्यू अपलिफ्ट करते हैं, या उसको मतलब ये अनड्यूली उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो उसको रोकने के लिए जो ये आर्टिकल 14 है, इसमें एक नया फैक्टर ऐड हुआ है, दैट इज राइट अगेंस्ट द आर्बिट्रेरीनेस। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, जुल्म के खिलाफ लड़ना। क्योंकि जब क्लास लेजिस्लेशन होगा तो इससे क्या होगा, क्लास लेजिस्लेशन से क्या होगा, कभी कभार जो लॉ मेकर्स है वो मनमानी कर सकते हैं। उस मनमानी को रोकने के लिए यहाँ पर दिया गया है राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द आर्बिट्रेरीनेस, ये इसमें मेंशन किया गया है। तो इस तरह हमने ये पढ़ा, ये जो आर्टिकल 14 है इसको हमने पूरी तरह एक्सप्लेन किया। तो आपने ये भी समझा होगा कि राइट इक्वलिटी के साथ साथ जो ये है कि राइट इक्वलिटी के साथ साथ जो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में डॉक्टर जेनिंग्स का मानना है कि दैट द लायक शुड बी ट्रीटेड एज अलायक एंड नॉट द अलायक शुड बी नॉट द अनलायक शुड बी ट्रीटेड एज अलायक। ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल्स दिए। अब यहाँ पे सवाल, जो मेरा लास्ट सवाल आपसे है वो ये है कि आपको बहुत सारी जगहों पे डाउट हो सकता है, आपको बहुत सारे मतलब जो इसमें कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हुए होंगे। तो इसके लिए आप जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें आप अपना कमेंट डाल सकते हो, कोई भी डाउट हो तो बता सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं कंटिन्यूसली इन पे फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो SSRB का एग्ज़ाम हो, चाहे वो PSC का एग्ज़ाम हो, जिसमें इस टॉपिक के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से आते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो जो अब बाकी आर्टिकल्स है, आर्टिकल 15, 16, 17 ऑनवर्ड्स, इनको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।